क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से एक बहुत ही छोटा सिंपल और आसान सा काम करने को कहा पर उन्होंने फिर भी उसे कुछ करने में गड़बड़ी कर दी हो? मसलन आपने किसी से कहा हो कि डिश वॉशर लोड कर दो और बंदे ने ये कर डाला हो, या आपने कहा हो कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोकर डाल दो, पता चला कि कपड़ों के साथ नमकीन का एक पैकेट भी मशीन में डाल दिया गया। अगर ये गलतियां आपको बड़ी लग रही हैं तो समझिए कि अभी आपने कुछ भी नहीं देखा। यकीन ना हो तो ये बेवकूफियां देखिए जिसमें गलत फहमियां तक हैं। पेश हैं कुछ ऐसे लोगों के किस्से जिन्होंने महज एक सीधा साधा सा काम होते हुए भी गड़बड़ कर दी। आज मैं आपको काफी लोगों से मिलवाने वाला हूँ। ये है एंटोनियो। इस सड़क को बिछाने वाले दल में एंटोनियो भी शामिल है। सड़क देखने में तो काफी मजबूत और ठीक ठाक सी बनी हुई लग रही है। बहुत ही सही है एंटोनियो। बस एक गलती हो गई कि ये गेट अब शायद कभी बंद नहीं हो पाएगा। लगता है कि एंटोनियो ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर डामर की लेयर ज्यादा मोटी हो गई तो वो इस दरवाजे का रास्ता ब्लॉक करने लग जाएगी। आइए एंटोनियो से भी जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनकी क्या राय है। What do you think, Antonio? जाहिर सी बात है, जब किसी सवाल का जवाब नहीं पता रहता तो लोग ऐसे ही मुर्गे और बिल्ली जैसी आवाजें निकालने लगते हैं। खैर जवाब दें भी तो क्या दें। जब आपको अपना बाथरूम रिपेयर करना हो तो आमतौर पर ही प्लम्बर की सलाह ली जाती है। कौन कौन से मोटिवेयर इस्तेमाल होंगे, उनका क्या साइज होगा, लेकिन जब प्लम्बर की जगह अनाड़ी लोग इन सब कामों में अपना हाथ आजमाने लगते हैं तो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई देते हैं। इन जनाब ने अपने घर में एक बढ़िया सा सिंक तो लगा दिया, लेकिन पानी का एंगल नहीं देखा कि सीधा फर्श पर जा रहा है। वैसे ठीक भी है, जब जमीन पर नाली मौजूद है तो सिंक की तो क्या ही जरूरत है भाई। सच कहूं तो मैं कारीगरी में कोई बहुत होशियार तो नहीं हूँ, इसलिए बहुत बहते हुए नल या टूटी हुई अलमारी जैसी चीजों की मरम्मत करने से ज्यादा दूर ही रहता हूँ। इतना अनाड़ी होने के बावजूद मैं ये भी जानता हूँ कि कमोड की सीट किस तरह फिट की जाती है, पर शायद ये बंदा नहीं जानता था। उम्मीद है ये सीट लगाने वाले ने जल्दी ही अपनी गलती सुधार ली होगी, वरना इस कमोड पर बैठने वाले का पिछवाड़ा तो एकदम से ठंडा पड़ गया होगा भाई। कम से कम ये गलती तो सुधारी जा सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वाला कमोड लगाने वाले के पास कोई ऐसा चांस है। ऐसी गलती कोई भला कैसे कर सकता है यार। हो सकता है कि इस बड़े से बाथरूम को दो छोटे बाथरूम में कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक पार्टीशन वाली दीवार लगाई गई हो और कमोड मूव करने के बजाय उसे उस दीवार में फिट कर दिया हो। या एकदम सीधी सी वजह ये भी हो सकती है कि टॉयलेट बनाने वाला शख्स कोई बहुत बड़ा बुड़बक रहा हो, या हो सकता है, पता नहीं यार। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने से कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों ने और कौन कौन से काम गड़बड़ी में किए। मुझे जानकर ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा अगर पता चले कि उस कमोड को लगाने वाले बंदे ने ही जूस के इस डब्बे पर प्लास्टिक का ढक्कन लगाया है। सही जगह को सफेद भी कर दिया ताकि ढक्कन सही जगह लगाने में कोई गड़बड़ ना हो। ईमानदारी से कहा जाए तो ये शायद किसी मशीन की गलती लगती है जिसने प्रोडक्शन के दौरान डब्बे को शायद गलत पोजीशन में रख दिया। ठीक है, पर क्या प्लांट की क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी अंधा हो गया था, या शायद वो अपने काम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा होगा, है या फिर बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें गधों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि खुद करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दिया तो अंत में आप भी वही गधा साबित हो सकते हैं, जैसा कि इस बंदे के साथ हुआ है। जनाब ने सोचा कि क्यों ना दरवाजे में अपनी बिल्ली के लिए एक छेद बनाया जाए। बस में दरवाजे में छेद बनाते वक्त उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे को लगाना किस पोजीशन में है। सो जब वे दरवाजा फिट करने गए तो नतीजा फिर ये हुआ भाई। Well, अब तो उसे ठीक करने के लिए पैसे देकर मिस्त्री बुलाना ही पड़ेगा, वरना शायद इस बिल्ली को दरवाजे की ऊंचाई जितनी छलांग लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदेश यात्रा पर जाने वाले लोग अक्सर यादगार के तौर पर एक प्लेन टी शर्ट पर उस देश का नक्शा और नाम छपा कर पहनते हैं। अपनी पसंदीदा ट्रिप को याद करने के लिए अच्छा तरीका है ना। पर मुझे ये बताइए कि टी शर्ट दुनिया के आखिर कौन सी जगह को दर्शाना चाह रही है भाई। पहली बात तो ये कि नक्शा अफ्रीका का है, जो कि एक पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट है ना, एक देश। और दूसरी चीज नीचे एशिया लिखा हुआ, जो कि एक अलग कॉन्टिनेंट का नाम है। मुझे कई बातें पूछनी है, इसे किसने डिजाइन किया, किसने बनाया, और फाइनली ये बनाया किसने भैया। कोई हैरत की बात नहीं है कि ये टी शर्ट सेल वाले सेक्शन में पड़ी हुई थी। हमारी उम्र कुछ भी हो या हम कहीं भी रहते हो, पर दुनिया के सबसे मशहूर और प्यारे पोकेमॉन पिकाचू से तो हम सब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, पर शायद कुछ लोग नहीं जानते। जैसे पिकाचू का ये टॉय बनाने वाले बंदे ने शायद जरा भी आइडिया नहीं दिखाया कि वो कैसा दिखता होगा। देखो तो पिकाचू के कान की जगह पूंछ लगा दी और पूंछ की जगह कान, जैसे ये बेचारा पोकेमॉन नहीं बल्कि टेलीटब्बी का कोई रिजेक्ट किया हुआ मॉडल ज्यादा लग रहा है। एक तो टेलीटब्बी, वो भी रिजेक्टेड। हद है यार। अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए कुछ खास नहीं करना होता, बस प्रोडक्ट का सच्चा फोटो वेबसाइट पर डालिए और डिमांड पर कस्टमर को सामान भेज दीजिए। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असल में है नहीं। जैसा कि रेडिट यूजर मैट पॉन्ड 1 को पता चला। वे ग्रामेट के बहुत बड़े फैन थे और जब उन्होंने देखा कि वेबसाइट पर ग्रोमेट के प्रिंट वाला एक सस्ता सा कॉफी मग मिल रहा है तो फिर ये ऑर्डर कर दिया। पर जब वो मग घर पर आया तो उस पर ग्रोमेट नहीं बल्कि ग्रोमेट की तस्वीर वाले कॉफी मग की तस्वीर बनी हुई थी। समझ में नहीं आता कि ये किसी फ्रॉड सेलर द्वारा ग्रोमेट की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को फायदा उठाकर पैसे कमाने की चाल है, या किसी को सच में लगता है कोई काफी मग की तस्वीर वाले कॉफी मग खरीदना चाहेगा। इस पर तो इंसेप्शन की तर्ज पर मगसेप्शन वाली नाम की मूवी बना देनी चाहिए मेरे भाई।
रोड पर निशान बनाने वालों का काम बहुत ही सिंपल सा और सीधा साधा सा होता है। सड़क पर अक्सर टेप लगाकर निशान बनाने के बाद दोनों लाइनों के बीच में पेंट कर दिया जाता है, या धीमी गति से चलते हुए एक पेंटिंग मशीन की मदद से सड़क पर जबरदस्त लंबाई वाली एकदम सीधी सफेद पट्टियां बनाई जाती हैं। मैंने तो ये काम कभी नहीं किया, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि पेंट करते वक्त अगर कोई चीज रास्ते में आए तो उसे हटाकर ही पेंट करना चाहिए, वरना आपको ऐसे नज़ारे खूब देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। इस बाइक वाले की सबसे ज्यादा बेइज्जती तो ये है कि उसकी साइकिल के टायर पर ही पेंट चेंज किया गया था, फिर भी ये साइकिल नहीं हटाई। अगर साइकिल को उठाकर थोड़ा सा बगल में कर देते तो क्या हो जाता। ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम जगह से चिपकी हुई थी। ऐसी ये चीज भी देख लीजिए जिसे पेंटर बड़ी आसानी से पेंट के रास्ते से हटा सकता था। कुत्ते की टट्टी हटाना इतना कठिन था क्या? मैं तो यही मान रहा हूँ कि वो कुत्ते की टट्टी रही होगी, है ना। ईंट की किसी टूटी हुई दीवार की मरम्मत करना वाकई बहुत बड़ा झंझट वाला काम है। पहले ईंट को जरूरत के हिसाब से छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता है, फिर सभी टुकड़ों को एक से बड़ी पजल में सही जगह पर फिट करना पड़ता है। जाहिर है इस छेद में मरम्मत करने वाला बंदा इतनी सारी मेहनत करना बिल्कुल नहीं चाह रहा था। देखकर लग रहा मानो बंदे ने ईंटें उठाई और उन्हें छेद में रखकर टेट्रिस का गेम खेलने लग गया। जहाँ जगह मिली जैसे तैसे ईंटें ठूंस दी। और ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद अपने काम की तारीफ भी करते हैं। उम्मीद है किसी बेचारे को इस काम के बदले पैसे नहीं देने पड़े होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत मजाक उड़ा रहा हूँ और इन कामों को करना वाकई में बहुत मुश्किल होता हो, या हो सकता है कि लोग सचमुच बहुत ही अव्वल दर्जे के बेवकूफ होने लग गए हैं। क्योंकि आपका तो नहीं पता, पर मैं ये कभी नहीं भूला हूँ कि हैंडल हमेशा कप के बाहर लगाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस गलती का जिम्मेदार भी किसी मशीन को बनाऊं। लेकिन इस तरह के सिरेमिक मग ज्यादातर बड़े पैमाने पर कई सारे खांचों और भट्टियों की मदद से हाथ से तैयार किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मटेरियल बहुत ही नाजुक और डिजाइन मशीनों के लिए कुछ ज्यादा ही जटिल होता है। ऐसी कोई मशीन नहीं होती है जिसमें बटन दबाते ही हैंडल कप में चिपक जाता हो, या कोई मशीन कप की बॉडी गलत रोल कर दी हो। ये गलती तो कोई इंसान ही कर सकता है। किसी ने अपने पूरे होश और हवास में इस हैंडल को कप के अंदर चिपकाया भाई। अपनी जवानी की शुरुआती दिनों में, और ये इतने पहले की बात है कि उस वक्त धरती पर डायनासोर्स का वास हुआ करता था, मैं मैकडोनल्ड में बर्गर बनाने का पार्ट टाइम काम किया करता था। काम बड़ा आसान था। बन खोलो, सॉस और वेजिटेबल लगाओ, चीज की एक परत लगाओ, पैटी रखो और बन लगाकर बंद कर दो। जी हाँ, बस इतना ही। पर लगता है शायद मैकडोनल्ड का कोई होनहार एम्प्लॉय इस प्रोसेस में तब्दीली करना चाह रहा था, इसीलिए चीज स्लाइस को इस फिश सैंडविच के अंदर लगाने के बजाय बाहर चिपका दिया। क्या बन खोलकर अंदर लगाना वाकई इतना कठिन काम था? लेकिन हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये वही मशहूर फास्ट फूड फ्रेंचाइजी है जहाँ पर एक बंदे को मैकडोनल्ड का झंडा फहराने का सिंपल सा काम दिया गया था। जी हाँ, वही झंडा जिस पर बना हुआ था एक बड़ा सा एम मैकडोनल्ड का ब्रांड जो दर्शाता है, लेकिन कंपनी का नाम W फॉर मैकडोनल्ड नहीं है भाई। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मैकडोनल्ड के विमेंस डे PR कैंपेन का हिस्सा है, जहां उन्होंने सन 2018 में औरतों के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अमेरिका भर में स्थित अपने स्टार्स के बाहर लगे हुए झंडों को अपसाइड डाउन करवा दिया था। पर ये सब शायद दिखावा ही रहा होगा, क्योंकि उसी साल महिला कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली शोषण की शिकायतों को नजरअंदाज करने के लिए कंपनी को अच्छी खासी आलोचना झेलनी पड़ी थी। लेकिन मेन बात यह कि तस्वीर वो कैंपेन के शुरू होने से पूरे एक साल पहले अपलोड की गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो PR स्टंट इसी तस्वीर से इंस्पायर्ड हो रहा हो? मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है भाई। किसी झंडे को खंबे पर उल्टा लगा देना तो बड़ी मामूली सी बात है, पर मैकडोनल्ड के वर्ल्ड फेमस लोगो का आधा ऐसा ही गायब कर देना कुछ अलग ही लेवल की लापरवाही है। लेकिन तभी अगर ऐसा जानबूझकर ना किया गया होता। बात यह है कि मैकडोनल्ड का ये मशहूर लोगो 1950 के दशक में कंपनी द्वारा यूज किए जाने वाले बिल्डिंग डिजाइन से प्रेरित है, जहां बिल्डिंग के दोनों सिरों पर लाइट से सजी हुई दो बड़ी सी आर्क उन्हें एक अलग सा लुक देती थी। लेकिन इन गोल्डन आर्क्स को कंपनी के लोगों में सन 1962 में शामिल कर लिया गया था, और आज भी 1950 के दशक के करीब 12 ऐसे बेहद पुराने मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट मौजूद हैं जो आज भी वही सिंगल आर्च डिजाइन वाला ओरिजिनल लोगो ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। खैर जो भी हो, पर सिंगल आर्क वाला ये लोगो देखकर मुझे कंपनी का नाम बदलकर मैकडोनल्ड्स कर देने का मन कर रहा है मेरे भाई। पता नहीं क्यों, अगर किसी आइसक्रीम का शेप किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा होता है तो वो खाने में और भी टेस्टी लगती है, पर अफसोस के डब्बे पर कुछ दिखाया जाता है और मिलता कुछ और है। कम से कम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल आइसक्रीम खरीदने वाले एक बंदे के साथ तो ऐसा हुआ। बेचारे राफेल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किधर देख रहा है। आइसक्रीम के इस बैच के इंस्पेक्शन करने वाली क्वालिटी इंस्पेक्टर ने क्या भांग खाई हुई थी जो इस आइसक्रीम को हरी झंडी दे दी? चलो कम से कम इस आइसक्रीम में आंखों की संख्या तो ठीक है ना कि स्पॉन्ज बॉब आइसक्रीम की तरह। बाप रे, ये किस तरह की आइसक्रीम है भाई साहब? मुझे तो किसी डरावने सपने जैसी लग रही है ये। फिल्म फ्रेंचाइजी डिस्पाइजेबल मी के वो पीले रंग के नन्हे शैतान इतने ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं कि उनका डिजाइन आपको चप्पलों से लेकर पास्ता जैसी खाने पीने की चीजों तक पर नजर आ जाएगा। लोगों ने तो उस शेप के केक भी बनवाने शुरू कर दिए हैं भैया। जरूरी नहीं है कि नतीजा हमेशा अच्छा ही हो। इस केक को ऐसे डरावने दांत भला किसने दिए? इन्हें बस एक ही काम करना था कि बिना दांत वाले ढेर सारे डिजाइन में से एक चुनकर एक प्यारा सा बर्थडे केक बनाना था, पर इन्होंने तो एक खतरनाक सा राक्षस बना डाला।
चलो इस मामले में कम से कम कोशिश तो की गई, लेकिन रेडिट यूजर कैट्स एंड जिप्स 2 का अनुभव और ज्यादा बदतर था। उन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे पर पास वाली बेकरी से निंटेंडो वीडियो गेम के शेप का एक केक बनाने के लिए कहा, लेकिन उस बेकरी ने ऑर्डर किसी दूसरी बेकरी को दे दिया और उसे इंस्ट्रक्शंस ठीक से समझ में नहीं आए। अंत में कैट्स को जो केक प्राप्त हुआ वो कुछ ऐसा दिख रहा था। माना कि ये कैट्स की उम्मीद जैसा बिल्कुल भी नहीं था, पर कम से कम केक पर उस वीडियो गेम की एक फोटो तो थी जिसमें कैट्स का घुटना भी नजर आ रहा था। गेम की स्क्रीन पर फोटो खींचने वाले की परछाई भी नजर आ रही थी। एक 8 साल की बच्ची को इससे बेहतर भला और क्या चीज चाहिए भाई। हमारे समाज में विकलांग लोगों को यहाँ से वहां जाने में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर मुझे नहीं लगता कि सीढ़ियों को उल्टा करके लगा देने से समस्या को हल करने में कोई मदद मिलेगी। रैंप की ढलान इतनी खड़ी है कि किसी भी व्हील चेयर वाले बंदे को उन्हें यूज करने के लिए पावर बूस्टर मोड यूज करना पड़ेगा। मेरी समझ में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सीढ़ियां रेडीमेड थी और कहीं से पैक होकर आई थी। पैकिंग के कारण सीढ़ियों को ना देख पाने के कारण वर्कर्स ने उन्हें अंदाजे से फिट कर दिया और गलती से ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर शायद इन सीढ़ियों को MC एशियन ने डिजाइन किया होगा मेरे भाई। आमतौर पर मुझे लिफ्ट वगैरह जैसी बंद जगहों पर अच्छी खासी उलझन होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लिफ्ट में मैं आराम से रह सकता हूँ, क्योंकि शायद बंद जगहों से डरने वाले मेरे जैसे किसी बंदे ने इस लिफ्ट में दरवाजा खोलने के लिए 3 बटन लगा रखे हैं। पर रुको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन बटन्स का मतलब कुछ और ही है? क्योंकि दरवाजे को बंद करने वाला बटन कहीं पर नजर नहीं आ रहा और ना ही दरवाजा खुला रखने वाला बटन। ये लिफ्ट किसी खतरनाक गेम जैसी भाई। मैं तो शायद सीढ़ियों से जाना पसंद करूं। हम सबको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस साइकिल में पैडल फिट करने वाला बंदा साइकिलिंग जैसे एक्सरसाइज का जरा भी फायदा उठा पाएगा। आप पूछेंगे क्यों? जरा साइकिल की पेडल्स को और से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। किसी नॉर्मल साइकिल में एक पेडल नीचे जाने से पैदा होने वाली ताकत दूसरे पेडल को ऊपर लाने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसीलिए दोनों पेडल्स को आपस में हमेशा 180 डिग्री के एंगल पर फिक्स किया जाता है। इस साइकिल को चलाने की कोशिश करने वाले बंदे को बस थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा कि इन पेडल्स में कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि भारी भरकम गलती है। इस साइकिल को चलाना असंभव तो नहीं है, लेकिन मेहनत और समय बहुत ज्यादा लगेगा। आपको बताऊं, कॉलेज फुटबॉल के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? जी हाँ, चीयर लीडर। स्कूल एग्जाम में वे लगातार हंसती खेलती रहती हैं। उनका डांस बहुत ही आकर्षक होता है और टाइम ही एकदम परफेक्ट होती है। मुझे लगता है इस पूरे मैच के दौरान शायद एक चीयर लीडर को इतना ज्यादा बार हवा में गुलाटियां खानी पड़ती हैं कि बेचारी की समझ नहीं पा रही होती कि ऊपर किस तरफ होता है और नीचे किस तरफ। बेचारी को इतना भी मत कोसो भाई, छोटी मोटी गलतियां जल्दबाजी में हर किसी से भी हो जाती हैं। चलिए एक आसान सा सवाल पूछता हूँ, किसी कांटे वाली चम्मच में कौन कौन से हिस्से होते हैं? एक हैंडल होता है, फिर एक चपटा सा हिस्सा होता है और उसके बाद कांटे होते हैं। ठीक है, सब कुछ इतना स्पष्ट होने के बावजूद बताइए कोई इतनी जरूरी चीज भला कैसे भूल सकता है? दाएं साइड वाली चम्मच को जरा देखिए तो सही। आजकल ज्यादातर किफायती कांटे चम्मच वगैरह पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीनों से बनाए जाते हैं। फिर भी ज्यादातर फैक्ट्रीज में उन्हें चेक करने के लिए किसी इंसान को लगाया जाता है ताकि क्वालिटी इंश्योर की जा सके। तो शायद उस दिन इस काम के लिए लगाया गया बंदा कहीं बैठकर खर्राटे मार रहा था, या शायद वो जानबूझकर छोटे छोटे फावड़े बनाने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं उनमें अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो काम का पूरा लुक बिगड़ जाता है। यकीन नहीं होता? इस पर नजर डालिए, यकीन हो जाएगा। खूबसूरत पैटर्न वाली स्टाइल 4 में कोई इस टाइल को 90 डिग्री घुमा नहीं सका ताकि ये टाइल भी बाकी के पैटर्न में एकदम परफेक्टली फिट हो जाती। अब इसके चलते बाकी की डिजाइन भी खराब लग रही है, जो वाकई में बहुत बुरी बात है। पर फिर भी ये इतनी बुरी नहीं है जितनी इंग्लैंड के एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर अंधे लोगों के लिए बनाए गए ये निशान है। पहले तो मुझे लगा ये शायद अंधे लोगों के डब्बे में चढ़ने की जगह के लिए बनाया गया निशान होगा, पर इंग्लैंड के सभी ट्रेन के डब्बों की लंबाई अलग अलग होती है, तो ये निशान इस लिहाज से तो पक्का नहीं बनाए गए थे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस छोटे से हिस्से को थोड़ा सा बगल करके बाकी की मार्किंग के साथ फिट करने से भला कौन सी चीज रोक रही है मेरे भाई? अब इसमें आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा वाला काम ज्यादा गड़बड़ हुआ है। क्या किसी ने इस पब्लिक टॉयलेट में हैंड ड्रायर को कैबिनेट की सतह से महज 1 इंच ऊपर जानबूझकर फिट किया, या हो सकता है कैबिनेट को बाद में फिट किया गया हो और उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बावजूद उसे ड्रायर के नीचे फिट कर दिया गया? चाहे जिस भी एंगल से देखो, काम बहुत ही गड़बड़ हुआ है। किसी न किसी की नजर तो इस गलती पर पड़ी होगी, फिर भी ठीक करने का मन में ख्याल नहीं आया। या कैबिनेट को उठाकर कहीं और लगा देते ताकि ड्रायर का यूज किया जा सकता। माना कि उस ड्रायर के ब्लोअर को घुमाया जा सकता है, पर वो एक बिल्कुल ही अलग मसला है भाई। ऑरेंज कोन्स या ट्रैफिक कोन्स को अक्सर मरम्मत या कंस्ट्रक्शन वाली जगहों को घेरने के लिए किया जाता है। काम पूरी तरह से खत्म होने के बाद इनको हटाने के लिए महज एक बंदा काफी होता है। बस उनको उठाओ और कहीं और ले जाकर रख दो। कितना सीधा और सिंपल सा काम है। इस काम में भला क्या गलती हो सकती है? लेकिन नहीं, इस आसान से काम में भी 2 लोगों ने एक गलती कर दी। एक तो किसी ने इस फोन को उठाया नहीं, और दूसरा कंक्रीट लगाने वाले ने कंक्रीट डालने से पहले फोन को उठाकर बगल करना जरूरी नहीं समझा। अब ये बेचारा सदा के लिए यूं ही खुले में पड़ा रहेगा मेरे भाई। आपके हिसाब से प्राइवेट शब्द का मतलब क्या होता है? शायद कोई ऐसी सुरक्षित जगह जहां सिर्फ आप जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस प्राइवेट पूल के इर्द गिर्द बनाई गई फैंस इस पूल को आखिर प्राइवेट कैसे रख पाएंगी। दरवाजा तो बहुत ही बढ़िया लगाया है जिसमें एक डिजिटल पासवर्ड वाला लॉक भी है, लेकिन वहीं बगल में महज घुटनों की ऊंचाई वाली दीवार भी है जिसे लांघ कर कोई भी आसानी से अंदर जा सकता है। जाहिर है दरवाजा और लॉक लगाने वाले ने ध्यान तो दिया ही होगा कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम के ठीक बगल में एक बड़ी सी खुली जगह मौजूद है ना? या शायद डिजाइन करने वाले को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। गलती किसी की भी हो, पर इतना तय है कि ये प्राइवेट पूल अब प्राइवेट नहीं रहेगा।
क्या ये वीडियो देखने वालों में से कोई दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान रखता है? क्योंकि मुझे ये पता लगाने में आपकी मदद की बहुत जरूरत पड़ने वाली है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में आखिर ऐसी गड़बड़ क्यों हुई। इंग्लिश में इसे ग्लो इन द डार्क स्टार्स कहते हैं। ये एक तरह का सजावटी सामान है जिसमें मौजूद फास्फोरस पहले बल्ब की रोशनी से एनर्जी प्राप्त करता है, फिर रात के अंधेरे में चमकता है। इसे अपने कमरे की छत पर चिपकाने से रात में लाइट बुझाने पर ऐसा लगता है मानो आप खुले आसमान के नीचे लेटे हो और ऊपर ढेर सारे तारे टिमटिमा रहे हो। पर इतनी प्यारी सी चीज का नाम ट्रांसलेट करने वालों ने कैसी अदब की गलती की है। पहला झंडा है जर्मनी का, लेकिन उसके आगे फ्रेंच भाषा में सबमरीन लिखा हुआ है। इसी तरह नीदरलैंड के झंडे के आगे जर्मन भाषा में सबमर्सिबल लिखा हुआ है। शायद ये तीसरा ऑप्शन सही हो, जिसमें इटालियन या आयरिश झंडे के आगे डच भाषा में डाइविंग सबमरीन लिखा हुआ है। लेकिन सभी सबमरीन डाइविंग या डुबकी लगा सकती हैं यार। बिना डाइविंग वाले फीचर के कोई सबमरीन सबमरीन नहीं बल्कि एक मामूली सी नाव कही जाएगी। यानी इनमें से किसी भी ट्रांसलेशन का मतलब ग्लो इन द डार्क स्टार्स नहीं हुआ। मेरे हिसाब से कंपनी को फौरन अपना ट्रांसलेटर बदल देना चाहिए भाई। आप भले ही मुझे परंपरावादी कहिए, पर मैं ई बुक के मुकाबले किताबों के हार्ड कॉपी रखना ज्यादा पसंद करता हूँ। भले ही उनका दाम थोड़ा ज्यादा हो, पर कम से कम आपके हाथ में एक असली किताब तो आती है। अब तक तो मैं ऐसा ही समझता था, फिर देखा कि इस किताब के एक पन्ने पर लिखा है कि इस किताब की फ्री ऑडियो बुक डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इससे तो यही साबित होता है कि यह किताब की एक फर्जी कॉपी है जिससे कोई पैसा कमाने के लिए इंटरनेट से फ्री ई बुक डाउनलोड करके प्रिंटिंग और बाइंडिंग कराकर बेच रहा है। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से आपकी इतनी उम्र तो जरूर हो गई होगी कि आपको वायरलेस ईयरफोन, एयरपॉड्स और ब्लूटूथ हेडफोन्स में पहले का जमाना याद आ रहा होगा। ये वो जमाना था जब ईयरफोन में लंबे तार हुआ करते थे और उन्हें 10 सेकंड के लिए जेब में रख लो ना तो इतने बुरे तरह से उलझे हुए मिलते थे कि सुलझाने वाले के आंसू निकल जाएं। लेकिन ईयरफोन के तार उलझने से भी बुरी एक चीज थी, और वो थी आपको ऐसा ईयरफोन मिल जाए जिसे बनाने वाले का ध्यान अपने काम की जगह कहीं और रहा हो। इस ईयरफोन को देखिए जिसमें ईयरबड और सॉकेट जैक की जगह आपस में बदल दी गई। और इससे पहले की कमेंट में कोई बच्चा आकर मुझे ये बताने लगे कि शायद ये VR ईयरफोन हो जिन्हें बड़े बड़े हेड पीस पहनने के लिए बनाया गया हो, तो बता दूं कि ये फोन सोनी एरिक्सन वॉकमैन फोन के 2000 वाले मॉडल के साथ मिला था। वॉकमैन याद है ना, वही जिससे हम स्पॉटिफाई आने से पहले यूज किया करते थे। जी हाँ, स्पॉटिफाई से पहले भी एक जमाना था। कितनी हैरत अंगेज बात है ये, है ना। कहा जाता कि अगर आप तैयारी करने से चूके तो फिर आपको चूकने की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने इंडियाना की बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी से प्लानिंग की पढ़ाई की होती तो आप फेल हो जाते, क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लोडिंग डॉक के ऊपर की इस लिखावट से तो यही लगता है कि इतनी वाहियात गलती है कि शायद आपको लगे किसी ने फोटोशॉप की है। पर यह फोटो एकदम सच है भाई। जी हाँ, साल 1942 में कॉलेज बिल्डिंग को थोड़ा सा बड़ा किया गया था, जब एक दरवाजे का साइज बदल कर उसे लोडिंग डॉक बना दिया गया था। जब कॉन्ट्रैक्टर ने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या वे इन लेटर्स को फिर से अरेंज करवाना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल ने कहा, अरे रहने दो, ये सिर्फ एक लोडिंग डॉक ही तो है, एक्स्ट्रा लेटर्स को दीवार पर चिपका दो, फनी लगेगा, है ना। अफसोस की अगली मरम्मत के दौरान इन लेटर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया। ये सब देखकर मुझे भी अपनी कॉलेज लाइफ याद आने लगी मेरे भाई। बिजली का काम करते वक्त कुछ नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला कि आसपास जरा भी पानी नहीं होना चाहिए। आपको ये समझने के लिए मैथ में ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है कि बिजली और पानी का मिलन खतरनाक होता है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी तरह की ड्रिलिंग शुरू करने या केबल वगैरह हटाने से पहले मेन सप्लाई ऑफ कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं किया तो खुला तार छूने से आपको करंट का झटका लग सकता है। लापरवाही की गुंजाइश नहीं है भैया, क्योंकि बिजली के काम में लापरवाही करो तो नतीजा फिर ऐसा निकल सकता है। किसी ने एक सॉकेट पैनल लगाकर पूरा का पूरा दरवाजा ब्लॉक कर डाला। क्या ये पैनल लगाने वाला ये सोच रहा था कि लोग नीचे से झुककर दरवाजे के पार जाया करेंगे? हाँ, मैं बिजली के काम का कोई माहिर तो नहीं दोस्त, इसलिए क्या दर्शकों में से कोई मुझे बता सकता है कि सॉकेट पैनल को इस तरह से फिट करने का कोई लॉजिक वगैरह हो सकता है क्या? अगर ऐसा तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इतिहास कहता है कि धरती पर एक ऐसा शख्स हुआ करता था जिसके पास हर वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां होती थी, फिर भी वो हर काम को एकदम परफेक्टली पूरा करता था। उस शख्स का नाम जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इतिहास पर नहीं, बाइबल तो ऐसे ही कहती है। जिस वक्त जीसस क्राइस्ट 5000 भूखे लोगों को मछली और नान की दावत नहीं दे रहे होते थे, उस वक्त वे पानी को शराब बनाने में लगे होते थे, और वे आज तक ऐसा करते आ रहे हैं। यकीन नहीं होता तो फिर आप ही बताइए, ब्रिटेन की एक सुपरमार्केट की इस शेल्फ का क्या मतलब हुआ? लेबल पर साफ साफ पानी लिखा हुआ है, लेकिन नीचे तरह तरह की शराब के अलावा और कुछ भी नहीं रखा है। कहीं जीसस भी तो यहीं से नहीं खरीदा करते थे? शायद किसी ने शेल्फ की पोजीशन चेंज कर दी हो और लेबल लगाना भूल गया हो। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, वरना तो मैं ये सोचकर ही कहा जा रहा हूँ कि मछली और बेकरी वगैरह के शेल्फ की हालत आखिर क्या होगी।
एक मर्द होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि पेशाब करने के लिए जरूरी नहीं कि वो जगह चारों तरफ से ढकी हुई हो। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्राइवेसी जरूरी है, लेकिन अगर बगल वाला जबरदस्ती गर्दन बढ़ाकर आपको झांकना चाहे तो बिना स्टॉल के भी आराम से पेशाब किया जा सकता है। लेकिन नंबर 2 जाने के लिए तो भैया स्टॉल बहुत जरूरी होता है। अगर बंद स्टॉल ना हो तो इमेजिन कीजिए कि आप बाथरूम में जाते हैं और किसी ऐसे शख्स से आंखें टकरा जाती हैं जिसकी पैंट घुटने के नीचे हो और वो जोर लगाकर पखाना करने की कोशिश कर रहा हो। छी यार, मुझे तो इमेजिन भी नहीं करना भाई। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि स्टॉल बनाने वाले शख्स को हमारा ये लॉजिक शायद जरा भी समझ नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्टर को काम कराते वक्त समझ में आ गया होगा कि ये कितनी बड़ी गड़बड़ है, पर मेरे ख्याल से प्लान को वेरीफाई करने और नाप जोख को चेक करने वाला कोई शख्स इस गलती के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, जिसने इस यूरिनल और टॉयलेट कमोड की जगह आपस में कंफ्यूज कर दी। कभी कभी प्रवेशी शब्द की ऐसी की तैसी साक्षात रूप से देखने को मिल जाती है मेरे भाई। आपको क्या लगता है, आप ये सारे काम बिना किसी गलती के पूरा कर सकते थे? क्या आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।